क्षेत्रफल बहुत कम है, इजराइल की तुलना में ईरान का वृहद क्षेत्रफल है। अगर इसको टारगेट किया जाए तो कहां टारगेट किया जाए? तेहरान जो इनकी राजधानी है उसे टारगेट किया जाए, या फिर जो इनकी ताकत है तेल उसको टारगेट किया जाए, या फिर इनकी ताकत के साथ साथ जो ये आजकल मिसाइलें यूज कर रही हैं उनके बेसिस को टारगेट किया जाए। ऐसे में मीडिया कवरेज चल रहा है कि इजराइल इनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है, क्योंकि दुनिया में ईरान एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है जिसको ये यूज करता है। ऐसे में अगर आज के कुछ लोग जो है वो वॉइस प्रॉब्लम लिख करके अपना ध्यान खींचने का प्रयास करते हैं लाइव सेशंस में, बढ़िया है, कम से कम आप ये बात जांच लेते हैं कि सर हमारे कमेंट्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बस ये आपका तरीका बेकार है। खैर कोई बात नहीं, अटेंशन खींचने की कुछ लोगों में गंदी आदत होती है, उसी तरह की आदतों को आगे बढ़ाते हैं। संभवतः ईरान भी यही कर रहा था, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में चल रही दिक्कत का अब मिसाइल खुद अपनी तरफ लेने वाला है। ऐसे में यहां पर खबर बनती है कि इजराइल में टारगेट ईरान ऑयल रिफाइनरी, साथ ही साथ इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि मिसाइल अटैक का उन्हें कीमत चुकाना होगा। इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान को कीमत चुकानी होगी जो उन्होंने हमारे ऊपर हमले किए हैं। इंडियन एम्बेसी ने साफ एडवाइजरी जारी कर दी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री का भी बयान आ चुका है कि अगर भारत से कहा गया कि मध्यस्थता करिए तो चर्चा करेंगे। अब शुरू से आपको जानकारी सुबह से देना शुरू करते हैं कि एक बड़ा सवाल निकलकर आज सुबह चर्चा में आया था, और वो ये था कि सर जिस तरह से यहां पर मिसाइलें आकर गिर रही थी, जिस तरह से मिसाइलें ना केवल गिर रही थी बल्कि वो टारगेट हिट कर रही थी, मतलब आप देखें तो ये जमीन पर आकर गिर रही थी। तो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में उठने लगा, और वो ये था कि अगर मिसाइलें इजराइल पर आकर गिरी हैं, इसका मतलब इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। दो बड़े सवाल बने, ऐसा ईरान वालों ने क्या चला दिया जो इनके द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ? देखो एक चीज यहां पर जानना जरूरी है, और वो ये कि इजराइल के ऊपर हमले हुए, हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो कहा गया कि मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट किया, उसको तो इनके डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन इनके एयर बेसिस, जो इनके एडवांस मिलिट्री बेसिस हैं, उनको भी टारगेट किया गया। उनके ऊपर जाकर ये गोले फटे हैं, वीडियो इसके गवाह हैं। भले ही इजराइल अपनी तरफ से यह कह रहा हो या अमेरिका यह कह रहा हो कि हमने सारे मिसाइल हमने न्यूट्रलाइज कर दिए, लेकिन सही मायने में ये जो तस्वीरें आग उगलती हुई दिख रही हैं, ये इस बात को बयान करती हैं कि धरती टच कर गई, यानी इजराइल की धरा पर आकर गोला गिरा और वो आकर फटा। आपको याद होगा तो 17 सितंबर के दिन हमने एक सेशन और किया था, अगर ध्यान हो तो याद करिएगा। यमन की तरफ से भी मिसाइल चलाई गई थी जो 1700 किलोमीटर, वैसे उसकी रेंज 2010 किलोमीटर है, 1770 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करके रेड सी से होते हुए इजराइल के ऊपर जाकर गिरी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लोग यमन से हूती निकालकर अपनी मिसाइल को चला दे रहे हैं और वो इजराइल की जमीन पर गिरती है और वहां आग लगती हुई दिखती है। इधर से ईरान वाले मिसाइल चला रहे हैं और वो इजराइल की जमीन पर गिरती हुई आग लगाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में जब हिजबुल्लाह का अटैक हो रहा था तब तो इजराइल बहुत आसानी से डिफेंस देख रहा था, लेकिन जब इतना दूर से मिसाइल आ रही है तो ये अपना डिफेंस सिस्टम फेल क्यों पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां से दो बहुत बेसिक से सवाल आंसर दो बेसिक से डाउट निकल कर आते हैं जिनका जवाब भी इसी में है। देखिए ध्यान से समझिए। इजराइल ने जब जस्ट बॉर्डर पर लगे हुए देशों की मिसाइल देखी, चाहे लेबनान जो उत्तर में है वहां से या फिर गाजा जो इसके दक्षिण पश्चिम में है वहां से, इनसे जब मिसाइल चलकर आती हैं तो वो शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं, कम दूरी से आने वाली मिसाइल होती हैं। कम दूरी से जो मिसाइल आती हैं उनका डिफेंस देने के लिए इनके पास आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम दुनिया में बेहतरीन सिस्टम माना गया है जो शॉर्ट रेंज से आने वाली मिसाइलों को हवा में मार देता है। लेकिन ये जो इतना दूर से मिसाइलें आती हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब जिनका जो पाथ है चलने का वो परवलयाकार है। देखिए मिसाइल चलने के दो रास्ते होते हैं, एक सतह के समानांतर चलती है जिसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है, और एक सतह से यूं घूमकर ऊपर से नीचे आती है। ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि इजराइल का जो बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव करने वाला सिस्टम है, शॉर्ट रेंज मिसाइल को तो वो वैसे ही निपटा दे रहे हैं, सामने से गोली आ रही है, इधर से तीर कमान से चल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, उसको मिटा दे रहे हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हाइट से ऊपर से आ रही हैं, उन्हें इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, नंबर एक। और अगर कोई ये कहे कि भाई जो शॉर्ट रेंज से आ रही हैं वो भी तो हवा में से आ रही हैं, और जो इतना दूर से आ रही हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल वो भी हवा से आ रही हैं, तो फिर आयरन डोम उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहा? तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो ये है
कि असल में हूतियों ने जो मिसाइल चलाई थी 1700 किलोमीटर मात्र 11 मिनट में ट्रेवल कर गई थी। सिमिलरली इन्होंने भी जो मिसाइल चलाई है वो 2000 के आसपास का किलोमीटर वही 10 से 11 किलोमीटर 10 से 11 मिनट के अंदर पहुंच गई। दोनों जगह इतना कम समय में ट्रेवल करना, आप इससे अंदाजा लगाइए 2000 किलोमीटर का ट्रेवल मात्र 10 मिनट के अंदर। मतलब आज इंडिया से अगर कोई दुबई जाता है जिसकी दूरी मुश्किल से 800-900 किलोमीटर होगी, 1000 भी पकड़ो तो फ्लाइट 4 घंटे ले लेती है। ऐसे में यहां से आप 10 मिनट में उससे 3 गुना टाइम ट्रेवल करा दे रहे हो। इसका मतलब स्पीड गजब की रही है, और वो गजब की जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर जब यमन से हूतियों द्वारा चलाई गई हाइपरसोनिक थी, इजराइल उसे भी नहीं रोक पाया था। और जब यहां से चलाई गई मिसाइल है, इजराइल इन्हें भी रोकने में नाकामयाब हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आयरन डोम के अलावा इनके पास और कोई सिस्टम ऐसा है जो आयरन डोम तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन बैलिस्टिक के लिए इन्होंने कोई और सिस्टम रखा है जो इतना एक्यूरेट काम नहीं कर रहा है जितना आयरन डोम करता है। इनकी आदत में लंबी दूर की मिसाइलों को झेलने की आदत थी नहीं, अब चलना शुरू हुई है यमन से और ईरान से। यही पक्ष इनका इन दिनों उजागर हुआ है। आप देखें, ये तस्वीरें हैं जो इजराइल के लोग बाहर लेके शरण पाते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर ये जो मिसाइलें जानकारी निकलकर आई कि कौन सी मिसाइल ईरान वालों ने चलाई, तो आंसर निकलकर आया कि इनके पास एक फतह नाम की मिसाइल है, और फतह का एक अपडेटेड वर्जन है फतह 2, वो इन लोगों के द्वारा चलाया गया है। दैट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड आवाज की स्पीड से 13 गुना अधिक बताई गई है। आवाज की जो गति है उससे 13 गुना अधिक, और ये 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है फतह। ऐसे ही फतह 2 इसका अपडेटेड वर्जन है जो 1000 किलो तक का मसाला वार हेड के रूप में ले जाके चल सकता है। यही खाली खोखे हैं जो गिरे हुए पाए गए थे, ये यहां पर माल मसाला भरकर लेकर उड़ता है। ऐसे ये दूसरा जो है ये फतह 2 है। जब इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था तो ये कहा था कि 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन ये फतह 1 और फतह 2 ही मार करते हुए पाई गई हैं। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फतह 2 का अगर आप शेप देखें आगे से, देखो जनरली जब मिसाइल आप देखते हैं तो सामने से इस प्रकार से नुकीली होती हैं, लेकिन अगर आप इसका शेप देखें तो ये कुछ अलग प्रकार की है। ऐसे लग रहा है जैसे मछली को डाइव करना हो। अगर आप इसका शेप देखें तो ये कुछ अलग प्रकार की है, आप इसको ऑब्जर्व करें। इस अलग प्रकार की शेप की कुछ विशेषताएं हैं, मैं अब आपको वो बताता हूं। असल में फतह 2 जो मिसाइल है, इसके अंदर जो फ्यूल डलता है सॉलिड और लिक्विड वो तो ठीक है, इसमें एक फ्यूल यूज किया जा रहा है, उसका नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नाइट्रोजनस फ्यूल है, उसको यूज करा जा रहा है। उस हाइड्रोजन के कारण इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें डाल दी है जिसके चलते ये हवा में उड़ने के बाद भी अपनी स्पीड के अंदर वेरिएशन ला सकती है, एक्सेलरेशन ला सकती है। अब इसको ऐसे समझो, अगर कोई मिसाइल यहां से चलाई गई, एक बार में मान लो इसने 14 मैक की स्पीड ले ली, 10 मैक से ऊपर, 5 से ऊपर भी हाइपरसोनिक है, लेकिन इन्होंने अगर एक बार 10 से ऊपर, 5 से ऊपर स्पीड पर, 5 मैक से ऊपर आवाज की गति से 5 गुना अधिक, 10 गुना अधिक पर मिसाइल छोड़ दी, शुरुआत में जो स्पीड है वो, और अचानक हवा में पहुंचने पर इसमें डली हुई हाइड्रोजन के कारण इसकी स्पीड में वेरिएशन आ जा रहा है। मतलब अब इसके साथ दिक्कत क्या हो रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रहा है इजराइल का एरो सिस्टम, कि जब ये चल रहा है ना तो इसके अंदर क्या हो रहा है,